सो ये ना हमारी क्लास हुई थी अबाउट AFSC क्लास हुई थी अबाउट EPS। ओके, EPS का लेक्चर है और हम अब समझेंगे कि EPS किस तरह कैलकुलेट होता है। सर ने सब एक क्वेश्चन करवाया था और हम उस क्वेश्चन यहाँ पे ना बहुत सॉर्टेड है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में ना पेपर में इतनी सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको खुद अंदाज़ा हो। ओके, सो EBIT हमारा है, ये इंटरेस्ट रेट 20%, टैक्स रेट 30%। हमारी कोई लॉन्ग टर्म कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, लाइबिलिटी नहीं है। सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी बॉन्ड्स है, तो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स पे लगेगा। बॉन्ड्स इशूड हैं इतने बाय वैल्यू, पार वैल्यू उनकी 100 है, तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स आपके पास ये होगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डिनरी शेयर्स ये हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स की कोई पार वैल्यू नहीं गिवन। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर ये है बाय वैल्यू, ₹10 है, नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस शेयर ये है। सही है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन गिवन है। सही है, 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे हम और देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या कहते हैं, 1 मार्च को ना हमारे 20,000 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब हमने उनको रिलीज़ किया, उनको इशू किया। सही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बॉन्ड्स है कन्वर्टेबल बाय ऑर्डिनरी शेयर, एक्सचेंज रेट 5/1। मतलब ये है कि एक बॉन्ड के बदले हमें 5 शेयर्स मिलेंगे। ये कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनको। जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं वो अपने एक बॉन्ड के बदले 5 शेयर्स हासिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो कन्वर्टेबल बाय 2/1। मतलब प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स हैं दे कैन ऑल्सो get 2 ordinary shares for 1 preference shares। समझ आ गई बात आपको? सही है। और 30 जून को स्टॉक स्प्लिट हुआ 3/2। स्टॉक स्प्लिट को अगर आप इजी वर्ड्स में समझे तो दिस इज़ अ बोनस। सही है, बोनस शेयर मिला। मतलब इसका ये है कि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको हम मज़ीद 3 शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, और इसका कुछ मतलब नहीं है। डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स $3 और डिविडेंड फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स इज़ $2। सही है। हम जब अच्छा, ये एक थ्योरी का पार्ट है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज रेट। ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ क्यों देती हैं कंपनीज? नॉर्मल आप बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर दे दो, कन्वर्ट करने का ऑप्शन क्यों दे रहे हो? कन्वर्ट करने का ऑप्शन ये इसलिए देते हैं तो अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो कि ना वो उन पे लोअर इंटरेस्ट रेट देते हैं मार्केट से, क्योंकि वो कन्वर्टेबल होते हैं तो उनको लोअर इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं। सही है। अब हम EPS के टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट EPS बेसिक। अब EPS के लिए EPS का फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इन दिस केस वी नीड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज शेयर्स। इज़ दैट ओके? सही है। अब हम EBIT कैलकुलेट कर, हम लोग फार्मूला लिखेंगे। EBIT हमारे पास गिवन थी। इंटरेस्ट रेट कैसे आया? 20% ऑफ दिस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट लगा। EBIT आई, टैक्स 30% लगा, नेट इनकम आ गई। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्यों माइनस हो रहा है आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोग नेट इनकम के बाद हम लोग जो हम टैक्स काट के हम लोग करते थे वो उसको हम जब हम लोग टैक्स काट देते थे और इंटरेस्ट रेट भी काट देते थे तो हम उसको कंसिडर करते थे कि वो हमारा डिविडेंड देने के बाद हमारी रिटेन अर्निंग में जाएगा। डिविडेंड उसके टैक्स देने के बाद जो अमाउंट है उसको हम डिविडेंड देते थे, लेकिन हम वो डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर्स को देते थे। प्रेफरेंस शेयर में आपको याद हो अगर तो हम लोग फिक्स रिटर्न्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर में। तो अगर फिक्स रिटर्न्स देने तो उसको भी एक तरह से कॉस्ट काउंट करना है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी शेयर्स के पास नहीं जा रही। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या था हमारे पास? $3। और कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स थे। 10,000 शेयर्स, तो एक शेयर पे ₹3 मिला, 30,000 रुपये आपके यहाँ से कट गए। ये आपकी नेट इनकम अवेलेबल आ गई 1590। यहाँ पे तो आपका 1590 आ गया। सही, यहाँ पे तो आपका 1590 आ गया। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं बाय द वेटेड एवरेज। सही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका तो यहाँ पे तो आ गया। सही है, 1590 तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन है हमारा। सही है। क्वेश्चन
तो हमारे पास सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एंड ऑफ द ईयर ना हमारे पास इतने शेयर्स थे 100,000। ये हमें कैसे पता चला? जिस तरह यहाँ पे लिखा होता नंबर, क्वेश्चन में लिखा नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 100,000 एंड वी हैव टू अज्यूम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज द एंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। 31 दिसंबर को हमारे पास 100,000 शेयर्स थे। जब स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने होंगे फिर? नेक्स्ट ईयर, स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर हमें तो ये तो नहीं पता हमें, क्योंकि हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमें 20,000 न्यू शेयर्स भी इशू हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20,000 न्यू शेयर्स, सही है, 20,000 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स आर रिलीज, सही है। अब इसको इस तरह समझो, ये 2024 की इन्फॉर्मेशन है मिसाल के तौर पे, सही है, 2024 है। तो 1 जनवरी 2023 पे कितने शेयर्स थे ये पूछ रहे हैं। 28 मार्च कितने शेयर्स थे हमें नहीं पता, सही, 2023 के। ये 2024 की इन्फॉर्मेशन है, ये जो है ना ये सब कुछ, ये 2024 की इन्फॉर्मेशन है, हमें 2023 का नहीं पता। ठीक हो गया। अब हमें मैं रिकॉर्डिंग में कंफ्यूज हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड बिल्कुल हो रहा है, सही है। तो ये 2024 की इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। 2024 में मतलब साल के आखिर में हमारे पास 2024 शेयर्स थे। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने होंगे हमें तो नहीं पता भाई, हमें क्या पता कि क्योंकि 20,000 तो यहाँ पे रिलीज़ किए हैं, तो यहाँ पे 80,000 होने चाहिए क्या? 80,000 होने चाहिए, क्योंकि 20,000 तो अभी रिलीज़ किए तो 1 लाख आखिर में हो रहे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, 80,000 नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 30 जून को एक स्टॉक स्प्लिट भी किया था 3/2। 30 जून 2023 में हमने स्टॉक स्प्लिट किया था 3/2, विच मीन्स ये हर 2 शेयर के बदले हमने 3 शेयर्स एक्स्ट्रा दिए थे, सही है। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने हमारे पास होते हैं। हम येलो पेन उठाएंगे सबसे अच्छा, हमारे गोल के एंड ऑफ द ईयर 100,000 होने चाहिए, है ना, एंड ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर के एंड ऑफ द 2024 में हमारे पास 100,000 चाहिए। तो 1 जनवरी 2023 के हमें नहीं पता, सही है, हमें नहीं पता। अच्छा ये था, अच्छा आप मैं एक चीज़ भी बताना भूल गया कि देखिए एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2023 बनेगा, क्योंकि देखिए साल तो आखिर में बाद में चेंज होता है ना, तो बट इट शुड मेक अ लॉजिक फॉर यू। दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ ईयर हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है एंड ऑफ द ईयर इतना था। स्टार्ट ऑफ साल के शुरू में हमें नहीं पता कितने थे, लेकिन साल के आखिर में 100,000 हो गए थे। तो अब हमें बताना है यार उसी साल के शुरू में कितने थे, सही है। तो 1 जनवरी का हमें कैलकुलेट करने हैं शेयर्स, ठीक हो गया। हमारे पास हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 1 मार्च को 20,000 शेयर्स न्यू इशू किए थे। स्टॉक स्प्लिट है 3/2 का जून 30th, तो सही है 20। और हमारा आखिर क्या है, 100,000 आखिर में लाना है, आखिर में 100,000 लाने हैं, सही है। तो इसको हम इस तरह करेंगे 20,000 क्योंकि हमारे पास अभी से 20,000 के मैंने 1 मार्च के, हमें नहीं पता कि साल के शुरू में कितने थे, हमें सिर्फ साल के आखिर के पता हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये स्टॉक स्प्लिट है, ये बोनस तरह से मिल रहा है। कितना आएगा आपका आंसर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। That will equate to 30,000. Am I right? 60,000 divided by 2. That's right. I think I'm right. सही है। 1 मार्च से लेके दिसंबर तक कितने महीने हैं? मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने हैं। दिसंबर का आखिर है, 10 महीने हैं। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 300,000, राइट। हम आप इसको करते हैं। अब ये लॉजिक है, ये जो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ना हमारे पास, इसके ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये है नंबर ऑफ़ शेयर्स। क्या इन्फॉर्मेशन? नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने हो गए थे। तो यार जब 1 मार्च को नंबर ऑफ़ शेयर 30,000 थे, जब 1 मार्च को 30,000 थे और एंड ऑफ द ईयर 100,000 शेयर्स थे, सही है। मार्च में स्टॉक स्प्लिट के बाद
आफ्टर स्टॉक स्प्लिट 30,000 हो गए, है ना, 30,000 हो गए। तो 1 जनवरी को 70,000 होंगे ना, बिकॉज वो स्टार्ट ऑफ द ईयर है। सही है, स्टार्ट ऑफ द ईयर 70,000 होंगे। सही है, इस तरह से हमें पता चल गया कि हम इनके पास 70,000 शेयर्स थे, बट ये थे आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। सही है, आफ्टर स्टॉक स्प्लिट हमारे पास 70,000 शेयर्स थे। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें EPS की तरफ बढ़ना है, बिकॉज अब हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है। 70,000 है। अब यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत मेसी हो गया है। 1 जनवरी 70,000 थे, इनको आप इंटू 12 करो, क्योंकि जनवरी से दिसंबर 12 महीने, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। क्या आंसर आएगा आपका? 840,000। ये भी क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे। क्यों? अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे इसको 3/2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया 70,000 को? 3/2 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे जब कर रहे थे, ये भी तो कॉमन सेंस है ना। एंड ऑफ द ईयर 100,000 जो शेयर्स थे वो आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट थे। तो जो ये मार्च वाली हमने स्टॉक आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट कैलकुलेट किए, जो 70,000 हमारे पास आएगा इन दोनों को माइनस करके, वो भी आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट ही आएगा ना मेरे भाई। सही है, तो इसलिए हमने इसको 3/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सही है, 840,000 आपका हो गया। अब 840,000 में क्या करना है आपको? इसको प्लस करना है 300,000 से। और इसको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। दैट विल गिव यू द वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, 95,000 आएगा आपके पास। तो आप EPS कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा? 1590 डिवाइड बाई 95,000, 16.63। सही है, इसमें आपको रुपीज़ का साइन लगाना है, वरना आपके मार्क्स सब्ट्रैक्ट होंगे। नो साइन of currency equals to subtraction of marks or exam score। सही है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हमारा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कंप्यूट EPS डाइल्यूटेड। सही है, डाइल्यूटेड का क्या मतलब है? डाइल्यूटेड का मतलब हम आपको समझाते हैं। इससे पहले हम ये बताते हैं कि IAS 33 जो कहता है ना, वो EPS के बारे में वो ही कहता है, जब आप कंप्यूटेशन ऑफ EPS करते हो ना, तो आपको ये अज्यूम करना है। आपको क्या अज्यूम करना है कि सारे के सारे जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं ना, और कन्वर्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। जब वो कन्वर्ट हो चुके हैं तो इनकम स्टेटमेंट ही पूरी चेंज होगी ना, बिकॉज नेट इनकम ही पूरी चेंज हो गई। तो आप करोगे EBIT आपके पास गिवन है। अब इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, बिकॉज आपके जो बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं शेयर्स के अंदर। कि बॉन्ड्स कन्वर्ट हो चुके हैं शेयर्स के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। EBT आ गया, टैक्स आ गया, नेट इनकम आ गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्टेबल थे। अगर आपको याद हो, ये लिखा हुआ है। और ऑल्सो कन्वर्टेबल बाय 2/1, बॉन्ड्स ऑल्सो कन्वर्टेबल, तो ये भी ज़ीरो आ गए। आपके पास आपके पास आखिर में क्या आ गया? नेट इनकम, जो आपका शेयर होल्डर्स को गिवन होगी। सही है। अब EPS का क्या फॉर्मूला था मेरे भाई? फिर से बताते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। EPS का क्या फॉर्मूला था? मुझे बताओ भाई, EPS का क्या फॉर्मूला था? मैं भूल गया, बताओ भाई। EPS इक्वल्स टू नेट इनकम टू ऑर्डिनरी शेयर्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। इस केस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स। सही है, क्योंकि हम वेटेड एवरेज का सवाल कर रहे हैं। सब सही है। कन्वर्टेबल है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स है ऑल्सो कन्वर्टेबल। नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कितने थे पहले हमारे पास? 10,000 थे। कितने से कन्वर्टेबल थे? 5/1 से। मतलब हर एक बॉन्ड के लिए हमें 5 शेयर्स मिलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए इशू। अब नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस शेयर हो गए तो वो 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स रिलीज़ हो गए, क्योंकि 2/1 का एक्सचेंज रेट था। मतलब 1 प्रेफरेंस शेयर के बदले आपको
2 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलते हैं। तो 20,000 ये हो गए, 50,000 हो गए, मतलब 70,000 नए शेयर्स आ गए हैं भाई मार्केट में। सही है, 70,000 नए शेयर्स आ गए हैं। अब हम एक चीज़ करते हैं, हम क्रिएट करते हैं कुछ पेजेस को और हम इनको यहाँ पे ले आते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं, बिकॉज़ हमें शायद ज़रूरत पड़े इनकी। सही है। अब हम कहाँ पहुँचे? अब हमें वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। क्या सीन था? एंड ऑफ द ईयर 100,000 शेयर्स थे। स्टार्ट ऑफ द ईयर उसी साल में सेम ईयर। सही है, सेम ईयर। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, 2024 लिखा था, जो मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था। 2024 नहीं है, 2023 कंसीडर करना है, क्योंकि सेम ईयर है और साल तो बाद में चेंज होता है ना, 1 जनवरी को साल चेंज होता है। सही है, ये सेम साल है, 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, तो अगले साल हो गया, 2023 ही है, एक ही साल चल रहा है ये। तो यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, ये 2023। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र कर दिया था। एंड ऑफ द ईयर 100,000, स्टार्ट ऑफ द सेम ईयर। हमें नहीं पता। अब आप बोलेंगे 70,000 नहीं थे यार, वो तो स्टॉक स्प्लिट के बाद थे ना। मैं बताता हूँ आप लोगों को, स्टॉक स्प्लिट के बाद थे ना वो तो। उससे पहले कितने थे? स्टॉक स्प्लिट से पहले कितने थे? सही है, स्टॉक स्प्लिट से पहले कितने थे? सही है, स्टॉक स्प्लिट के बाद थे, के बाद 70,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 70,000। स्टॉक स्प्लिट था 3/2 का। अब अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर स्टॉक स्प्लिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसको मैं इन्वर्स कर दूँगा और मेरे पास मेरे ख्याल से आंसर आएगा 46,667.666 करके आंसर आएगा। सही है। अच्छा भैया 2/3 क्यों किया यार? आपको समझ ही नहीं गई बात। 2/3 हमने देखे जब हम लोग मार्च के यहाँ पे शेयर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये बिफोर द 1 मार्च में बिफोर द स्टॉक स्प्लिट शेयर्स थे ना ये। आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 किया तो 100,000 हो गया। अब हम उसी चीज़ को, अब ये जो शेयर्स थे आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट थे ना, अगर हम इनको बिफोर लेके आने हैं तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 2/3 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब बिफोर स्टार्ट ऑफ द सेम ईयर, मतलब 1 जनवरी को हमारे पास 46,667 शेयर्स थे। सही है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। स्टार्ट ऑफ द सेम ईयर हमारे पास 46,677 शेयर्स थे। चाहिए बिफोर द स्टॉक स्प्लिट। अब हम इनको और मज़ीद शेयर्स को इंक्लूड करेंगे, बिकॉज IAS कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर सारे सिक्योरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो जब सिक्योरिटीज़ कन्वर्ट हो गई हैं तो अब आपको नए शेयर्स ही मिल गए हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो नए शेयर्स भी इंक्लूड होंगे ना, 50,000 और प्लस 20,000। समझ आया? 50,000 यहाँ से आया जो बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए, 20,000 यहाँ से आया जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हुए नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं कन्वर्ट हुए। सही है, तो क्या आंसर आएगा इनका? अच्छा इसको ना मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे, बिकॉज ये स्टॉक स्प्लिट से पहले हैं। हम इनको वापस स्टॉक स्प्लिट लेके आने हैं, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ था जून में और हमें एंड ऑफ द ईयर तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर आएगा, तो क्या आंसर आएगा? लेट मी सी। ओके, आप भी कैलकुलेट करो। $175,000.5 आ रहा है, बट इसको वो करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने और जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हमारे वो गुजरे हैं। तो क्या आंसर आएगा यार? मुझे नहीं पता, मैं इसको फ़ोन पे कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा आंसर सही है या नहीं।
unless we'll see. Okay, 1 March 20,000 शेयर्स थे, इनको मल्टीप्लाई 3/2 किया, आंसर जो भी आया उसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, क्योंकि मार्च से दिसंबर 10 महीने होते हैं। क्या आंसर आएगा इसका? 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, इसका वही आंसर आएगा 300,000 जो पहले आया था। मुझे ये इसको मार्क कर लेते हैं एक्स्ट्रा इनको। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे तरफ करते हैं। अब ये आगे ना वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स का हमें कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स वी हम इसको और इसको ऐड करेंगे। मैं इसका आंसर मैं फिर से कंफर्म कर लूँगा 1000 और इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि साढ़े 12 महीने होते हैं। और इसका आंसर आ रहा है 200,000 शेयर्स। इसका आंसर ये है ना, ऐसे करते हैं ना 21,000,006 प्लस 300,000 डिवाइड बाई 12, 200,000.5 आ रहा है, तो 200,000 कंसीडर कर लेते हैं। इसका जो आंसर है 200.5 आ रहा है, कम से कम 200,000 कंसीडर कर लेते हैं। सही हो गया, ये आपके वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए। अब डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि ना, डाइल्यूशन का बेसिकली मतलब ये है कि ना, हम बेसिकली यहाँ ये कर रहे हैं कि ना, हम EPS कैलकुलेट कर रहे हैं ये अज्यूम करके ये सारे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं ना, वो सारी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में। अब हम कर रहे हैं, तो अब हमारा EPS कुछ आएगा, डाइल्यूटेड EPS इक्वल्स टू हमारी नेट इनकम जो हमारी उसमें अवेलेबल थी। नेट इनकम ने निकाली थी ना, EBIT इनकम स्टेटमेंट, तभी तुमने इनकम स्टेटमेंट निकाली थी। ये देखें, इसको क्या किया फिर हमने, इसका आंसर आएगा 8.75। तेरी इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों? फ़र्क है, बेसिक EPS क्या था, 16.63 था, डाइल्यूटेड EPS 8.75। इनके दरमियान कितना फ़र्क है, इसका जो चेंज है वो कितना ज़्यादा है? सही है, चेंज कितना है? चेंज इन बोथ EPS कितना है? अगर 16.63 100% है, तो 8.75 कितना परसेंट हुआ? भाई? इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ ना, x को ड्राइव करो, क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 16.63, %52.61। मतलब जो ये इसका जो हमने ये किया है ना, इसका ये मतलब है कि 52.61% जो है ना, 16.63 का 8.75 52% है। तो अब डाइल्यूशन कितनी होगी? डाइल्यूशन के लिए हमें ये करना होगा 52.61 माइनस 100, तो इसका क्या आंसर आएगा? 47% हो जाएगा, है ना? कितना आएगा? 47.38, मतलब 47%। बेसिकली ये बता रहा है कि यार, अगर IAS इसलिए कहता है कि अगर भाई सिक्योरिटीज़ कन्वर्ट हो गई ना सारी की सारी, तो जो आपका EPS है ना, वो इतने परसेंटेज से 47% से कम हो जाएगा। सही है, इसलिए हमने 52 को कंसिडर, समझ आया? ये इसको फिर से आप पीछे करके फिर से देखिएगा। इस IAS ये हमें बताना चाह रहा है कि अगर सारी की सारी सिक्योरिटीज़ कन्वर्ट हो गई ना, सारी की सारी सिक्योरिटीज़, तो अगर हमें ये अज्यूम करना है तो यार आपका EPS 47% से कम हो जाएगा, क्योंकि 8.75 16.63 6.16.63 का 52% है, उसको माइनस करेंगे तो 47.38% हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा आपका EPS। सही है, और इसका ये मतलब है डाइल्यूशन ऑफ द EPS मीन्स डाइल्यूशन
ऑफ EPS मीन्स इनकम भी कम हो गई। इनकम कम हो रही है ना यार, डिविडेंड शेयर होल्डर्स की इनकम कम हो गई ना। अब ये देखो ना, अब ज़्यादा शेयर्स में डिविडेंड डिवाइड होगा। ओनरशिप का भी क्या दो इश्यूज़ होंगे, एक तो इनकम कम हो जाएगी, नंबर 1 इनकम कम, डाइल्यूशन के नुकसान हैं ये। ओनरशिप भी डाइल्यूट हो गई, बिकॉज और ज़्यादा शेयर्स आ गए हैं मार्केट में, कन्वर्ट हो गए ना शेयर्स। अब असल में ना डाइल्यूशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन हमें ना ये कंसीडर करना पड़ता है ताकि हम इसको ना रिस्क ना लें। अभी थ्योरी चल रही है सही है, ताकि हम ना कोई रिस्क ना हो शेयर होल्डर्स का, तो हमें बताना पड़ता है, इसलिए IAC करते हैं। तो ना बिकॉज ये अजम्पशन इसलिए है फॉर शेयर होल्डर्स टू अंडरस्टैंड कि अगर यार फ्यूचर देखो, अभी अगर शेयर होल्डर्स टू अंडरस्टैंड दैट अभी तो डाइल्यूशन नहीं हुई, बट फ्यूचर में हो सकती है, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं बिल्कुल वो लिख रहा हूँ, बिल्कुल रैंडम लिख रहा हूँ, बट ये बता रहे कि फ्यूचर में ये हो सकता है, फ्यूचर में ही कन्वर्ट कर लेंगे अगर सिक्योरिटीज़, तो ये हो सकता है सब कुछ। ये आप लिख लें अपने पास, मैं भी लिख लेता हूँ बल्कि, फ्यूचर में these securities can be converted and dilution can occur. So that's why this assumption is taken by IAS to warn IAS 33 to warn shareholders. सही है। अब हम एक और मिसाल पर, अपना एक नया चैप्टर है, एक नई थ्योरी है, तो उसके लिए ना मैं यहाँ से शुरू करूँगा। नई थ्योरी है, नई थ्योरी ना आपकी ये है कि ना जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, whenever you invest in shares, you look at what? You look at PE ratio. अब आप मिसाल बांधो, PE ratio ना, प्राइस ऑफ दिस स्पेसिफिक शेयर जो माई एग्जाम्पल है इज़ 32, कितनी 32 रुपीज़। बेसिक EPS हमारा था 16.63, डाइल्यूटेड EPS was 8.75 ही था ना, जो भी था 8.75 के करीब था। अच्छा यार, बिफोर यू वॉच दिस ना, टेक a 2-3 minutes break and understand all of this behind as well, then come to this, okay? Price ratio, whenever you invest in shares, you look at PE ratio. Price of this share is 32 rupees, हमें इसको कंसिडर करना है। बेसिक EPS ये डाइल्यूटेड है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होगा? प्राइस टू अर्निंग रेशो फॉर्मूला क्या है? प्राइस अपॉन EPS। इसका ये मतलब है फॉर अर्निंग, जो उसका रिजल्ट आएगा ना, फॉर अर्निंग $1 वी नीड टू गिव दिस मच डॉलर, जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम करते हैं अभी। बेसिक EPS PE रेशो, बेसिक EPS का PE रेशो है, एक मिनट। अच्छा जी हाँ, तो बेसिक EPS का PE रेशो निकाल लेते हैं हम। तो क्या होगा, 32 प्राइस थी, डिवाइड बाय 16.63। कसम से पढ़ाना बहुत ना थकाने वाला काम है। अच्छा 1.8 को जाएगा ये, सही है, 1.8 आएगा।
इसका ये मतलब है फॉर अर्निंग 1 रुपी you need to pay 1.8 rupees, which is a good earning ratio यार. मतलब मैं 1.8 रुपीज़ दे रहा हूँ और 1 रुपया कमा रहा हूँ. चल सी ना यार, दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सही है. अब डायल्यूटेड EPS में देखते हैं. P रेशो 8.75. इसका आएगा कुछ 4-ish कुछ आएगा. यहाँ 3 पॉइंट कुछ आएगा. क्या आएगा? 32 डिवाइड बाई 8.75, 3.65 आएगा इसका. मतलब यार, मतलब मैं 1 रुपया कमाने के लिए फॉर अर्निंग 1 रुपी आई नीड टू पे 3.65 रुपीज़. ये है प्राइस टू अर्निंग रेशो की इंटरप्रिटेशन. मतलब इतने ज़्यादा पैसे क्यों? मतलब ये नुकसान है डाइल्यूशन का कि क्योंकि ये रिस्क हो सकता है डाइल्यूशन में. क्योंकि डाइल्यूशन हो गई आपके प्राइस टू अर्निंग रेशो भी कम हो जाएगा. डाइल्यूशन हो गई तो ओनरशिप कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. आपको 1 रुपया कमाने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. डाइल्यूशन EPS का ये नुकसान है. आपको समझ आया? PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये लिखें प्लीज़ आप. जितना कम होगा ना उतना ही इन्वेस्टर खुश होगा. सही है. और जो हमारे अच्छा ये भी है ना कि भाई कोई इंसान किसी से खुश होगा. कोई इंसान 4 रुपये में भी खुश हो जाएगा भाई. वो खुश होगा 1 रुपया कमाने से. 1 रुपया 4 रुपये दे के 3.65 रुपीज़ दे के 1 रुपया कमाने में खुश होगा. बहुत से लोग ऐसे होंगे. तो ऐसा नहीं है. PSX ने इसके स्टैंडर्ड, मतलब जो आज के स्टैंडर्ड चल रहे हैं ना मार्केट में, वही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में. ये कह रहा था यार, तो मैं ये कह रहा था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ना आजकल ये स्टैंडर्ड चल रहा है. अगर मुझे 10 रुपये से ज़्यादा 10 रुपये से कम देने पड़ रहे हैं ना तो सही है. गुड है यार. मतलब 10 रुपये से अगर मुझे 10 रुपये से कम देने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए, तो ये सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, एवरेज है. अगर 10 रुपये से कम पैसे देने पड़ रहे हैं मुझे 1 रुपया कमाने के लिए तो एवरेज है. सही है. अगर 7 रुपये से कम देने पड़ रहे हैं तो गुड है यार. 7 रुपये से कम पैसे देने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए तो गुड है. और अगर 5 रुपये से कम देने पड़ रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए तो वेरी गुड है. ये PSX का आज का स्टैंडर्ड चल रहा है. अच्छा यार ये भी है ना, ये ना डाइल्यूशन ना बड़ा रिस्की फैक्टर है. सही है. डाइल्यूशन ना बड़ा रिस्की फैक्टर है. बट कुछ लोग इससे खुश होते हैं. तभी ना ये PE रेशो ना बड़ी काम का एक टूल है. और ये 10/7 ना ये 5 ही चलते हैं. बस मुझे आखिरी चीज़ अब समझानी है, उसके बाद आप लोगों की क्लास ओवर हो जाएगी. बस मुझे लास्ट एक बात समझाने दें. आप इजाज़त दे दें मुझे. आप लोगों को पता है लंदन या न्यूयॉर्क जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे क्या ये हुआ है कि ना वो $30 भी देने को बहुत अच्छा समझते हैं. $30 भी देने को तैयार हैं 1 रुपया कमाने के लिए. बट वो फिर भी ना यहाँ इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते. तो इसके बहुत से रीज़न्स हैं. स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं. और ये मेन इशू ये कि ना हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ना अलाउ नहीं करती. डोंट अलाउ डॉलर्स टू गो बैक. तो इसलिए ना वो नहीं चाहते उनके पैसे फंस जाएँ भाई रुपीज़ में. वो डॉलर्स में लेके जाना चाहते हैं तो वो नहीं अलाउ नहीं करती उनको ये सब कुछ. तो ये एक मसला है. बस लास्ट बात है. उसके बाद 1 मिनट.
लास्ट बात है, अच्छा मिसाल बांधे यहाँ पे, प्राइस 200 है और अर्निंग जो है वो EPS जो है आपका वो 40 है, तो PE रेशो क्या होगा, 5 होगा, राइट। तो जब भी आप और आपको याद है PS6 का क्या ट्रेंड था, 10 मतलब अगर 10 तक है सही है, 10 से अगर ज़्यादा पे करने पड़े तो मज़ा नहीं आएगा, और 7 से ज़्यादा था कि वेरी गुड, नहीं 5 से कम था तो वेरी गुड, 7 से कम था तो गुड, और 10 से कम था तो वेरी गुड। मतलब अगर 10 से ज़्यादा होगा, अगर 10 से x मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, x ज़्यादा होगा 10 से, तो वेरी बैड सीन है। 10 तक एक्सेप्टेबल है, 10 रुपये दे दूंगा यार 1 रुपये कमाने से, लेकिन 11 रुपये यार मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा यार। तो जब भी आप ब्रोकर को बोलते हो ना कि आप उसकी यार ये प्राइस चल रही है शेयर की 200 रुपये ख़रीद लो, उस वक्त तो अर्निंग 40 रुपये, उस वक्त तो PE रेशो 5 है, आप शेयर अपने ब्रोकर को गए तो ख़रीद लो यार। ब्रोकर बोलेगा यार देखो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मुझे यार रेंज बताओ कि मैं किस रेंज में ख़रीदूँ। तो जो मैक्सिमम रेंज है ना, आप उसको ये बताओगे 200 से 280 तक ख़रीद लो, क्योंकि 280 पे जब प्राइस जाएगी ना और अर्निंग सेम रहेगी, तो मेरा ना ये जो शेयर है ना, जो मेरा PE रेशो है ना, वो 7 तक हो जाएगा। मतलब मुझे 7 रुपये देने पड़ेंगे 1 रुपये कम, अब 1 रुपये कमाने के लिए। यहाँ तक सही है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं पे करूँगा ना मेरे मसला हो जाएगा। मतलब यहाँ तक गुड सीन है यहाँ तक। और 10 रुपये भी पे करना चाहूँ, 10 रुपये 40, ये भी एक्सेप्टेबल है। 400 आप उसको ये भी रेंज दे सकते हो, 400 की रेंज में ख़रीद लेना यार, मतलब सही है। जब भी आप ये ब्रोकर को आप रेंज दे रहे हो कि यार 200 से 280 तक ख़रीद लेना, 5 से 7 तक ना मेरी एक्सेप्टेबल है। कुछ लोग ज़्यादा जिनकी रिस्ट्रिक्टिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो बोलेंगे यार 400 तक भी ख़रीद लेना, अगर PE रेशो 10 भी हो जाए ना, मैं 10 रुपये भी दे दूँगा एक पैसा कमाने के लिए। फिर लेकिन आप उसको बोलेंगे 10 रुपये से ज़्यादा मत खरीदना, तो वो 10 रुपये से अगर ज़्यादा PE रेशो 10 से ज़्यादा PE रेशो हो जाए तो मैं नहीं खरीदूँगा, तो वो 401 तक नहीं खरीदेगा। वैसे आइडल 200 to 80 हो रहा है, बिकॉज 5 to 7 इज़ ये गुड है, ये वेरी गुड है और ये गुड है, तो ये एक्सेप्टेबल है मार्केट में। लेकिन अब कुछ लोग 10 भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अगर प्राइस 400 भी हो गई, आप ब्रोकर को बोल सकते हो कि यार 200 से 400 की रेंज में ख़रीद लेना, क्योंकि मोस्टली मार्केट जो प्राइस होती हैं वॉलेटाइल होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जो ट्रेड है वो उसी वक्त ही सेट हो जाए। तो ये आप क्लास थी, और आपको जो भी समझ नहीं आया आप सवाल पूछ सकते हैं।